नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दुनिया भर में कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। ताज़ा शिकार कोरोना वायरस का रूस और ब्राज़ील जैसे देश हैं जो विपरीत ध्रुव पर स्थित हैं। उसके बावजूद यूरोप और अमेरिका का बाद कहर सर्वाधिक रूस और ब्राज़ील पर देखने को मिल रहा है, जहां कल ब्राज़ील में 600 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के चलते मारे गए और वहां पर संक्रमित लोगों की तादाद लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच रही है। रूस में भी 1,80,000 के आसपास कोरोना वायरस संक्रमित लोग अब तक पाए जा चुके हैं। रूस में हालांकि मृत्यु दर कम है। कोरोना वायरस के पैटर्न को समझना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। दुनिया ये समझ नहीं पा रही है कि कब कोरोना वायरस की वेव यानी लहर किस कंट्री की तरफ मुड़ती है, किस रीजन की तरफ मुड़ती है, ये समझ पाना कठिन है। चीन से शुरू हुआ ये वायरस ईस्ट एशिया को अपने चपेट में लेने के बाद किस तरह से ये ईरान होते हुए यूरोप के बाद अमेरिका के बाद ब्राज़ील के बाद साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ और फिर रूस की तरफ आया है और भारत में भी अब इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ तकरीबन 38,50,000 कोरोना वायरस के संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं। 38,50,000 और प्रतिदिन 80 से 90,000 और कभी कभी तो 1 लाख मरीज प्रतिदिन इसमें जुड़ रहे हैं। औसतन 80,000 मरीज प्रतिदिन मिलने का नए केसेस पूरी दुनिया का है। मृत्यु दर भी बढ़ चुकी है और दुनिया में लगभग 2,65,000 2,65,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। भारत में भी बड़ी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। हम 53,000 पार कर चुके हैं। मरने वालों की संख्या 1,800 पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3,071 मामले सामने आ चुके हैं। 62 लोगों की मौत हो चुकी है अकेले उत्तर प्रदेश में। आगरा सर्वाधिक संक्रमित, सर्वाधिक प्रभावित 13 मौतों के साथ। मेरठ 9 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है। लखनऊ और नोएडा उसके बाद सर्वाधिक प्रभावित हैं। फिर कानपुर आता है जहां पर संक्रमण के मामले सर्वाधिक और तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब हम लॉकडाउन में हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से सरकार ने लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक हटा लिए हैं। अब शहरों में भीड़ भाड़ दिखने लगी है, गाड़ियाँ दिखने लगी हैं, लोग दिखने लगेंगे। हालांकि इन शहरों में अभी भी ये रेड जोन घोषित हैं और यहाँ अभी भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। उसके बावजूद सरकार ने किस आधार पर रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये तो हुए हालात। भारत जैसे विकासशील देश के समक्ष, जैसा मैंने कहा, कि चुनौतियाँ कई हैं। हमें सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं लड़ना। अमेरिका, यूरोप, रूस या ब्राज़ील जैसी कंट्री हों, ये कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। इनके यहाँ बेरोजगारी की समस्या या आर्थिक मंदी की समस्या या भूख की समस्या या मजदूरों की समस्या इतनी विकराल और इतने वृहद स्तर पर नहीं है जितनी बड़ी और विकराल और वृहद स्तर पर भारत में है। हम कोरोना वायरस के साथ साथ भूख से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, पलायन से लड़ रहे हैं और प्रतिदिन आम आदमी की समस्या से लड़ रहे हैं। हमारे समक्ष कोरोना वायरस से ज़्यादा बड़ी विपदा इन लोगों को ढूंढना, इनको क्वारंटाइन करना, इनको आइसोलेशन में ले जाना, इनको रोजगार देना, इनको भोजन देना। क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत आपको पता ही एक नए यातना गृह के रूप में तब्दील हो चुके हैं, जहां जाने से लोग घबराते हैं क्योंकि वहां न तो उचित खाना मिल रहा है, न उनको ठीक से डाइट्स मिल रही हैं, न उनकी देखभाल की जा रही है और न उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति पर राज्य सरकार प्रतिदिन सिर्फ 60 रुपये खर्च करती है। इसमें नाश्ता, लंच, डिनर और चाय शामिल है। तो 60 रुपये में कौन क्या खा लेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में इसी कारण है कि लोग क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाना चाहते, एक्चुअली जो बचना चाहते हैं। सरकारों ने इनकरेज करना चाहिए कि हम कैसे क्वारंटाइन सेंटर को और सुविधा संपन्न बनाएं, कैसे वहाँ पर और बेहतर सुविधाएं दें और कैसे हम लोगों को जागरूक करें कि अगर उनमें किसी भी तरह के लक्षण हैं तो वो फ़ौरन अपनी जांच करवाएं या जांच कराने के लिए आगे हैं। कोरोना वायरस छिपाने से नहीं खत्म होगा। कोरोना वायरस पुलिस से भी नहीं खत्म होगा। कोरोना वायरस को दरोगा जी भी नहीं खत्म कर सकते हैं। थाने में लिखी गई FIR भी नहीं खत्म कर सकती। कोरोना वायरस को दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं खत्म कर पाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ से कर लेगी। आपको इसके लिए जागरूक होना है, समझदारी दिखानी है, आगे आना है, जांच करानी है। शासन और प्रशासन का भी, अधिकारियों का भी कर्तव्य है कि वो कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहानुभूति रखें। आपको इस बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से नहीं। इससे हमें इन सब ऐसे हमें हेट कैंपेन से भी बचना चाहिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार ये बात कहते आ रहे हैं। उसका नीचे तक अक्षरशः पालन होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे बहुत विशाल देश जिनकी इस कोरोना वायरस में लड़ाई की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है,
चीन के बाद दूसरा सबसे बड़े आबादी का देश हम हैं दुनिया में, और अगर भारत में इस तरह की कोई विपदा आई तो उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में आज भी माइग्रेशन की समस्या है। महाराष्ट्र से लेकर तमाम सुदूर प्रांतों से लोग पैदल चले आ रहे हैं। तमाम लोग आवेदन कर रहे हैं, कितनों को लाया जाए कितनों को न लाया जाए, बड़ी विपदा है। आज मुझे बहुत टेलीफोन आया महाराष्ट्र से, जिसमें तमाम पत्रकार बंधु हैं जो उत्तर प्रदेश के जो वहाँ काम करते हैं। उनका सबका बड़ा तकलीफ़ है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ फंसे हैं और उनको वापस ले जाए जाने के कोई उचित प्रबंध नहीं हो पा रहे। सरकारों ने कोई ठोस रणनीति के साथ जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग फंसे हैं ना, ये बड़े बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। इनके पास न तो पैसा बचा है, न इनके पास खाना है, न राशन है, और न अब इनके पास रहने का कोई जुगाड़, न चाल और खोली में रहने लायक, किराया देने लायक पैसे बचे। तो इनको जल्दी लाना पड़ेगा और कोई विकल्प आपने बचा नहीं। ये डिस्परेट हो रहे हैं, पैदल चल दिए हैं। आज तमाम चैनलों पर ये तस्वीर थी कि जौनपुर के लिए बहुत से लोग पैदल चले हैं। कहाँ से? मुंबई से। जिस जगह पहुँचने में आपको 32 से 36 घंटे लगते हो ट्रेन से, वहाँ से लोग पैदल चलें। कब पहुँचेंगे आप कल्पना करिए। इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। आज इन्हीं सब विषयों पर एक हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन चुनौतियों से कैसे लड़ें। ये कोई सामान्य वक्त नहीं है, एक बड़ा विपदा काल है हमारे समक्ष। हम इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा विषय है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में मनीष शुक्ला जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। RM श्रीवास्तव साहब फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है उत्तर प्रदेश के। नेहा शालिनी जी मेरे साथ दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। भाई मनीष जी, बड़ा विचलित हुआ मैं। आप तो खैर देखिए आज कितना इत्तेफाक है कि आप भी जौनपुर के ही रहने वाले हैं। आज तमाम वो दृश्य आपने भी देखे होंगे। मन बड़ा विचलित होता है, कई बार बड़ा दुखी होता है कि हम आखिर इन लोगों की मदद के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सरकारों ने क्या करना चाहिए। 45-50 दिन किसी के भी पेशेंस को नापने के लिए बहुत होता है। मनीष जी देखिए, निश्चित रूप से एक विपदा की घड़ी है और देश और प्रदेश के सभी नागरिकों ने इसमें साथ दिया है। इसके नाते से ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और लॉकडाउन इसीलिए किया गया था कि तमाम वो फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए जो कोरोना से लड़ने में सहायक है। लेकिन 3-4 चीजों को आपने उठाया है। एक तो लॉकडाउन खुलने का क्यों खोला जा रहा है, और जो तमाम अन्य स्टेट से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको वापस क्यों आना पड़ रहा है। देखिए, लॉकडाउन खोलने का तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके जो राय है, जो उनके जो सजेशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जा रहा है। और ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ विदेशिका बहुत ज्यादा है अभी भी, वहां भी लॉकडाउन खोलने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। चूंकि हम और आप सभी को ये ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी देश ऐसा नहीं है विश्व में जो एक लंबे समय तक नागरिकों को इस तरह से उनका भरण पोषण कर सके। उसके लिए लॉकडाउन को खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से स्टेप भारत सरकार और प्रदेशों की सरकार ले रही है। एक बड़ी समस्या जरूर है, जो श्रमिक वर्ग है, जो माइग्रेट लेबर है विभिन्न जगहों पे, विभिन्न स्टेट्स में, वहां से वो वापस आना चाहते हैं। आपको याद होगा कि ब्रजेश जी जब आनंद विहार में दिल्ली के मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोग फंसे थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले पहल किया था उनको उनके स्थान तक पहुंचाएंगे। तब बहुत हम लोग की आलोचना भी हुई, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार को पता था कि हमारे जो श्रमिक हैं और अन्य राज्य सरकारों का जो रवैया है उसको भी हम देख रहे थे, इसलिए हम चाहते थे कि हमारे नागरिक हमारे वापस आए। लेकिन एक केंद्र सरकार ने जो ट्रेन चलाने का विकल्प दिया है, उसमें जो राज्य सरकार जहां से ट्रेन को शुरू होना है उनको ये दिया गया है अवसर, उनको ये छूट दी गई है कि वो तय करेंगे कहां से ट्रेन चलेगी, कितने लोग आएंगे और कैसे आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमने हर जिले को 15 से 20 हजार क्वारंटाइन बेड के सेंटर बनाने के लिए आज से 15-20 दिन पहले ही डीएम को कहा गया है और लगभग बन चुके हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो है कि अब क्वारंटाइन सेंटर में जब इतनी बड़ी मात्रा में लोग रहेंगे तो घर जैसी सुविधा देना थोड़ा कठिन है। नहीं, पर मुझे एक बात बताओ, सामान्य परिस्थिति में देखिए हम लोग लॉजिकल बात करें और आप भी बहुत सिंसियर और बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, तो आप इसको सिचुएशन का एनालिसिस बहुत बेहतर से कर पाएंगे।
भाई मुझे बताइए कि 60 रुपए में, 60 रुपीज़ में लंच, डिनर, नाश्ता और चाय क्या हो सकती है, संभव है? देखिए ब्रजेश जी, अगर जब सामूहिक रूप से निर्माण होता है किसी भोजन सामग्री का और अन्य चीजों का, तो 60 रुपये सफिशियंट होता है। हमको लगता है किसी के घर में आई डोंट नो कि कैसे होता है, मतलब मैं तो थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ। नहीं ब्रजेश जी, आप अगर नहीं, अपने जेल घर में का ही बंदियों अगर का इससे बजट ज्यादा उठा के होता है। देखेंगे और 4-5 लोग का परिवार होगा, तो एक दिन का अगर खर्च निकालेंगे, चूंकि सामूहिक में 100 से 150 लोग मतलब रखे 60 रुपए जाएंगे, इनफ है तो आपके विद्यालयों हिसाब में रखने की व्यवस्था की जा रही है। 60 रुपीज़ इज तो इनफ। मैंने पहले ही कहा, देखिए ब्रजेश जी, अब घर जैसी सुविधा क्वारंटाइन सेंटर में जब इतनी मात्रा में लोग रहेंगे कि जिले में 20-20, 25-25 हजार लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है, तो निश्चित रूप से घर जैसी सुविधा तो नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि अधिकतम राहत क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को मिले। अगर कहीं से दुर्व्यवस्था की शिकायत मिलेगी तो हम उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। ऑलराइट, मेरे साथ इस कार्यक्रम में शैलेंद्र तिवारी भी मौजूद हैं। भाई शैलेंद्र जी, अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई, विशेष तौर पर जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, जो दिहाड़ी वर्कर हैं, ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता हैं, ये अभी भी बेचारे बहुत परेशान हैं। और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं ये परेशान करती हैं। तकरीबन 50 दिन हो गए भाई, अब लोगों को सहूलियत दीजिए, उन्हें लाइए, आप परेशान मत करिए उन्हें, और ना परेशान होने दीजिए। अब ब्रजेश भैया देखिए, यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू हो गई है, 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। अब पुलिस उन लोगों को परेशान करने लगी है जो छोटे विक्रेता हैं, क्योंकि उनके अलावा भी कोई निकल नहीं रहा है। अब स्थितियाँ दूसरी बन चुकी हैं। आपने अपनी लाइन में हेडिंग में कहा कि पुलिस की FIR से भी कोरोना वायरस जाएगा नहीं। अब लोग परेशान हैं, अब कोरोना से नहीं, लोग भूखमरी से डर रहे हैं, समस्या पैदा हो रही है। सरकार तालमेल नहीं बिठा पा रही है। सरकार कहती है कि हम किराया दे रहे हैं, फिर कहती है राज्य देगी, मतलब हर चीज़ में एक सिस्टम वो तो महाराष्ट्र, केरल, मनीष जी, भाई डिबेट के पहले राउंड में सब लोग अपनी बात रख लें, आप निश्चित नोट कर लें, हर बात का जवाब आप देना, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। उसके बाद इस तमाम सारी चीज़ें ये जो है इस तरह की असमंजस की बनी हुई हैं। लोग परेशान हैं। गरीब आदमी कहता है कि हमें मदद चाहिए, कहते हैं हाँ मिलेगी, वो इंतजार करते करते 45 दिन बीत जाते हैं, वो पैदल चल देता है, उसके पाँव में छाले। अगर ऐसी स्थिति में भयावह बनी हुई स्थिति है, वो स्थिति एक रामायण में है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म की जो है कहीं ना कहीं संकट है। आप बात समझिए, लोगों को गुमराह करके काम करना मुझे लगता है कि गलत है। आप पूरी तरह से जहाँ पर जितने भी कर रहे हैं, अभी मनीष भाई ने कहा कि 60 रुपये में संभव है। 60 रुपये में भाई साहब या तो खाना दे दीजिए तो चाय दे दीजिए। क्या भाई आपके नहीं सुन लीजिए, आप 60 रुपये में, आप 60 रुपये में, 7 रुपया जो दिन सुन में तो लीजिए कमाता है, मनीष भाई, 60 रुपये में या तो आप चाय दे दीजिए या आप खाना दे दीजिए। आपकी सरकार थी केंद्र में, ब्रजेश जी को सुन तो लीजिए, 60 रुपये में या आप खाना दे दीजिए। बताइए कि 27 रुपए कमाने वाले को BPL सूची में नहीं रखते थे पूरे परिवार को। सुन लीजिए, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे ठाकरे हैं। जी से कहिए, गहलोत जी से अच्छा कहिए। एक सेकंड, अब आप लोग झगड़े नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। केरल ओके, में जस्ट वेट, ओके, एक सेकंड। ऑलराइट, RM श्रीवास्तव जी, सिर्फ इतनी सी बात है कि इन चीज़ों को देखते हुए अगर सरकार जो पैसे लोग दे रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किनको दे रहे हैं, कुछ तो बताएं। RM श्रीवास्तव जी, 50 दिन लगभग हो रहे हैं और अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हो पा रही हैं। आखिर कितना वक्त चाहिए होगा सरकारों के प्रबंधन को कि ताकि हम स्थिति को कम से कम सामान्य कर पाएं? लाखों हमारे लोग जो दूसरी जगहों पे फंसे हैं, उनको कम से कम हम इस विपदा काल में उनके घर तो पहुंचा दें। कितना वक्त लगता है ऐसे कामों में? हमें वक्त तो हमें बहुत कम चाहिए था, लेकिन ये जो हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं वह हमें सफल नहीं होने देंगे। 95% जनता तो लॉकडाउन का पालन कर रही है। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया है, घर के बाहर नहीं निकलते। लेकिन 4-5% लोग ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन का पालन ही नहीं करना चाहते, बल्कि जो कोरोना वॉरियर्स के नाम से जिन्हें कहा जा रहा है उन पर हमला कर रहे हैं। आज 2 वीडियो देखने को मिले जिसमें RAF दंगा कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भेजी जाती है और तुरंत कंट्रोल भी कर लेती है। उसके लोगों ने भगा दिया। वो लॉकडाउन पालन कराने गए थे कहाँ, रेड जोन में। अब जब ये हालत रहेगी तो चाहे 50 दिन का लॉकडाउन हो, चाहे 100 दिन का हो,
वो हमारा काम नहीं होगा जी। अब होता यह है कि 200 गज के नज़दीक में हमने 195 गज तो पार कर लिया, अब आखिरी 5 गज में ही हमारी सारी दिक्कत आ रही है, इसी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे। और जो क्वारंटीन है, अब इसमें जो 60 रुपए की बात कही जा रही है हास्यास्पद है। क्यों? क्योंकि कोई अपने घर में नहीं खाना बना रहा, किराए से ये सब सामान, बर्तन, भांडे, ये सब ला के खाना बनाया जा रहा है। और 75 रुपये तो कुंभ मेले में सिपाहियों को दिए जाते थे एक दिन के डाइट के लिए। एक कैदी की डाइट जो है 100 रुपये से ज़्यादा आज की तारीख में है। अब ये जो लोग क्वारंटीन किए जा रहे हैं, समाज के अच्छे तबके के लोग हैं, इनको 60 रुपये में खाना कतई नहीं खिलाया जा सकता। इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये जो वापसी में मजदूर लाए जा रहे हैं, तो हर समय जो किराए की बात आ रही है, मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार पूरा पैसा दे रही होगी, लेकिन ये जो लोअर ब्यूरोक्रेसी में खर्चे के नाम पे सबसे 400-500 रुपए ले लिए जा रहे हैं, खर्चे का अर्थ आप भी समझते हैं, हर कोई समझता है। यही कारण है कि ये बदनामी हो रही है। और वैसे देखा जाए तो इस समय किसी को लाने की जरूरत नहीं थी, अगले 15 दिन में सब कुछ निपट जाता। बस हमें आवश्यकता है कि जो हमारे विश्वास के जो मीर जाफर, डॉक्टर वैभव खन्ना मेरे साथ हैं, नेहा सालवी जी भी मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे सर समझना चाहता हूँ 2 चीज़। एक तो ये दुनिया भर में मुझे इस वायरस का पैटर्न समझ में नहीं आया, आप तो लंबे समय से इस पर जानकारी जमा कर रहे हैं। कभी तो ये ईरान की तरफ बढ़ता है, कभी पूरे यूरोप को गिरफ्त में लेता है, यूरोप थोड़ा कंट्रोल आता है तो अमेरिका चला जाता है, अमेरिका से कंट्रोल आता है तो रूस में बढ़ जाता है, रूस स्थिति संभालता है तब तक ब्राज़ील में विस्फोट हो जाता है। इन सब जगहों पे चल रहा होता है तब तक भारत में तेजी से केसेस बढ़ रहे होते हैं। क्या पैटर्न क्या है इसका? देखिए, जैसे मैं पहले भी आपसे कहा था, वायरस सीमाओं में नहीं रहता, वायरस फैलेगा, लेकिन हर इन्वायरमेंट में, हर कंट्री में उसका बिहेवियर अलग होगा। कोई भी बीमारी ग्लोबली एक सी हो ही नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने शुरू में इसको पूरी ग्लोबली एक बीमारी माना, जो हमारी गलती है। देखिए, यूरोप में जो बिहेवियर है और जो इंडिया में बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ 3 महीने के तमाम लॉकडाउन तोड़ने के बावजूद भी, जो भी आप कह रहे हैं लोगों ने किया, जो भी लोगों ने तोड़फोड़ की, उसके बावजूद भी आज 2000 लोग भी की मौत भी नहीं हुई है। हालांकि वो शर्मनाक है, लेकिन वो नहीं हुई है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ देखिए, जबकि लोग कम्युनिटी में फैले हैं, ऐसा नहीं है, कम्युनिटी में लोग फैले हैं, बीमारी नहीं फैली। आज एम्स के डायरेक्टर का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जून और जुलाई में भारत में हम पीक पर होंगे। देखिए सर, ये बताइए, पहले अप्रैल में थे, आप लोग कह रहे थे 25 तारीख के बाद थे, फिर पहले वीक में आए, तो पहले हम लोग माने कि हमारे प्रेडिक्शन गलत हैं। अब तक ये माने, तो ये नहीं मानना है। हमने आपसे 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि देखिए, लॉकडाउन से बीमारी खत्म नहीं होती, लॉकडाउन होता है अपनी तैयारी करने के लिए। वो आपने कर लिया जो आप कर सकते थे। अब समय आ गया है और आपने कर भी दिया। जब हमने आपसे कहा था, पहले भी कहा था कि मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाओ, अब चलाई, उससे क्या हो गया? कोई मजदूर में तो नहीं कोरोना हो गया, तो आपने नॉन एसी ट्रेन चलाई। मेरी फिर अपील है कि नॉन एसी ट्रेन, नॉन एसी बसेस सरकार आदमियों के लिए शुरू करे, धीरे धीरे शुरू करे, और ग्रेजुअली जब आप एयरलाइन शुरू कर रहे हैं लोगों को लाने के लिए, सेम वे आप एयरलाइन में विद ऑल प्रिकॉशन यू कैन स्टार्ट। एक मेरा बहुत बड़ा समस्या है जो मैंने आपसे लिखी भी थी। जी, वही मैं उसी पे आना चाह रहा था। ये क्वारंटाइन वाला जो इशू है, मैं इस पे भी बात करना चाह रहा था। आप बेहतर व्यक्ति हैं जो इसको ब्रीफ करेंगे। यस, गो अहेड। देखिए, बड़ी हंसी की बात आती है, कोई सरकार किसी जनता को घर का खाना नहीं खिला सकती, पॉसिबल नहीं है, ये हमको सबको मालूम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया, देर माना कि होम क्वारंटाइन इज पॉसिबल अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं। तो जो बच्चे विदेश से आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्यों करा रहे हो? जब वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, फ्री हैं, आपने स्टैम्प लगा दिया, तो उनके माँ बाप उनकी केयर करेंगे। क्योंकि सुनिए आप, इस कोरोना के बचाव में सबसे बड़ी चीज़ डाइट है। अ गुड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन बच्चों को डाइट माँ बाप देंगे या होटल में मिलेगी? कोई होटल आपको उस लेवल का खाना नहीं दे पाएगा। पहली बात, बुला आप रहे हैं और आप कह रहे हैं बच्चों को कि बच्चे लोग तुमको रख आप रहे हैं वहाँ पे क्वारंटाइन में जबरदस्ती, और कह रहे हैं पैसे आप दो। सरकार को सोचना चाहिए, बच्चे आ रहे हैं, उनको जो लोग सिम्पटम फ्री हैं उनको होम क्वारंटाइन कराएं, पहली बात। दूसरी बात, जो सीलिंग होती है, मुझे हंसी आती है,
हर ब्यूरोक्रेसी, हर अधिकारी का एक अलग तरीका है। नोएडा में हुआ, पूरी सोसाइटी सील कर दी। क्यों भैया? एक बिल्डिंग में अगर क्वारंटाइन करना है तो उस बिल्डिंग को सील कर दो फॉर डेट, और जो लोग उसके एक्सपोजर में आए हैं उन्हें क्वारंटाइन कर दो घर के अंदर, अगर वो लोग सिम्टम फ्री हैं। लेकिन किया गया 1200 लोगों को सील कर दिया गया। ये क्या तरीका है? हमको तो अल्टीमेटली खोलना पड़ रहा है ना। आज हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, हमारी बीमारी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी हम क्वारंटाइन वो खोल रहे हैं, लॉकडाउन खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन खोलना ही सोल्यूशन है। स्वीडन ने लॉकडाउन बंद नहीं किया तो क्या हो गया? हाहाकार मच गया क्या? आज अमेरिका अपना लॉकडाउन खोल रहा है, वो एविएशन खोलने की कोशिश कर रहा है। गडकरी जी ने भी कहा है कि हम ग्रेजुअली अपना ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे। मजदूर आदमी को लाना पड़ेगा आपको, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं लाना पड़ेगा। लाइए उसको आप लाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइए, उसको क्वारंटाइन कीजिए और काम लगाइए। ओके। तो मेरा आपसे डॉक्टरों पे FIR वगैरह भी हो रही है, जो मिसयूज हो रहा है वो आप ना लोग हो। को कोई भय तो नहीं है? आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, वही नहीं, भय नहीं है। हम लोग देखिए, डॉक्टरों में देखिए ऐसी बात है, अगर आप कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं तो FIR की बात नहीं होती। सरकार इस मामले में बड़ी सजग है, मनीष जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन है क्या, डॉक्टरों को भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए कि जो नियम है उसको फॉलो कर लें। ओके, नेहा शालिनी जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुकी है। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला डिबेट के लिए। देखिए, हम लोग इस वक्त जिस विपदा काल में है, एक बड़ी समस्या है हमारे समक्ष। हम कोरोना के साथ साथ अपनी परेशानियों से भी लड़ रहे हैं। हम पे इतने पैसे भी नहीं हैं और हम इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है कि हम अमेरिका हों कि $3 ट्रिलियन निकाल के 3 महीनों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में डाल दें। हमारे समक्ष तो और भी तरह की समस्याएं हैं। इस समस्या से निपटा कैसे जाए, ये जो विशेष तौर पर मजदूरों, गरीबों की समस्या है, ये कोरोना से ज़्यादा विकराल इस देश में होती जा रही है। और 50 दिनों से हम सड़कों पर रोज़ देखते हैं, मोबाइल फ़ोन पर रोज़ देखते हैं जिस तरह की परेशानी लोग झेल रहे हैं। कोई समस्या है, कोई सोल्यूशन है इसका? जी ब्रजेश जी, जैसे आपने कहा कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी होने के बावजूद भी उन लोगों ने लॉकडाउन उनको करना पड़ा। ठीक है, पार्शियली उन्होंने किया, पूरा का पूरा नहीं किया, लेकिन करना पड़ा जहां पर ज्यादा केसेस हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि काफी जैसे कारखाने खोल दिए जाएं या जो मजदूरों के लिए कामकाज हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या और भी बहुत सारे काम हैं, लघु उद्योग हैं, वो सब खोल दिए जाए। जैसे धोबी की दुकान, धोबी घाट खुल गए हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जब ये सारे काम खुल गए हैं तो मजदूरों से यहाँ मैं अपील करूंगी कि वो समझे इस बात को कि आपके काम को ही मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये स्टेप लिया है। तो आप अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पलायन क्यों कर रहे हैं? वापस अपने घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ सब कुछ सामान्य हो रहा है, आपको फिर दोबारा वहां से वापस यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जी मैं मानती हूँ, कारण ये है जी मैं मानती हूँ उनके पास खाने के पैसे नहीं है, जो अर्जित किया था, जो कमाया था, वो खत्म हो चुका है। उनके पास किराए देने के पैसे नहीं है। आगे उनका परिवार और वो खुद क्या खाएंगे किसी को नहीं पता। सरकारों से कोई मदद पहुंचे और इसके पहले वो विपत्ति झेलें तो वो बड़ी मुश्किल में है। आप ये समझिए, कोई अपने शौक से 2000 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहेगा, अपने परिवार को मुसीबत में डालना नहीं चाहेगा। तो निश्चित तौर पर वो बहुत भारी समस्या में है ना। हमें उनके इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा और सहानुभूति से, मानवीय तरीके से। लेकिन आप ये भी समझिए कि आज जो ये खोला गया, लॉकडाउन खोला जा रहा है, काफी हद तक खोल भी दिया गया है, ये उन्हीं की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए किया है। लेकिन जो क्वारंटीन सेंटर में जो ये 60 रुपए वाला इशू है, ये मैं कहूंगी बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि 60 रुपए में आप खाना किसी को अच्छा, जिसे कहते हैं कि अगर कोई बीमार भी है, चलिए नहीं भी बीमार, अगर बाई चांस उसमें से क्वारंटीन वाले 1 या 2 बंदों को भी कोरोना निकलता है, आप अगर उनको अच्छी डाइट नहीं दे रहे, जब उनके अंदर वो अच्छी डाइट ही नहीं जा रही, तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? वो कैसे कोरोना से लड़ पाएंगे? हमारे यहाँ कलेक्टर लोग जो हैं, वैक्सीनेशन ये बड़े जुगाड़ी होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो यूपी के जिलाधिकारी होते हैं, बड़े जुगाड़ी। ये एक बड़ी जुगाड़ी समुदाय है। ये करते क्या है, अब करना तो ही है। तो RM श्रीवास्तव साहब ने जो ट्रेनिंग इन लोगों को दी है, तो ये करते क्या है कि कभी किसी ठेकेदार को पकड़ेंगे, कभी किसी बड़ी कंपनी को पकड़ेंगे, कभी डॉक्टर वैभव खन्ना से कहेंगे कि चलो आज खाना खिलवाओ। तो इस तरह के काम भी जिले में करने पड़ रहे हैं। कारण क्या है कि हम उनको पर्याप्त डाइट या पर्याप्त बजट जिलों में नहीं है, तो उनको जुगाड़ से काम करना पड़ रहा है। नेहा जी।
मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा नहीं, जुगाड़ से काम कि करने से ऐसे इसको चलेगा रोकने के नहीं, लिए कुछ लेकिन कठोर निर्णय मजदूरों लेने को भी ये पड़ेंगे। बात समझनी पड़ेगी कि मजदूर अगर चले गए, जैसे पलायन अगर जैसे महाराष्ट्र से पलायन हो रहा है, तो मैं ये कहूंगी महाराष्ट्र में जब सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी तो कहां से लाएंगे मजदूर, काम कहां से करेंगे? तो सारे अगर यूपी में और बिहार में जितने भी लेबर होती है ज्यादातर यूपी बिहार से ही आती है, अगर सारी लेबर वापस चली गई, मैं तो एक अगर चीज राज्य कहता हूं, सरकारें इस बात अगर पे आप ध्यान किसी नहीं को देंगी, भोजन, उनका अच्छे से ध्यान नहीं सुरक्षा रखेंगी, का उन्हें अच्छी आश्वासन तरह खाना नहीं देंगी और उसके रहने का प्रबंध तो कर ये दें, वापस कोई नहीं जाएगा। आएंगे तो काम लेकिन कैसे चलेगा? आप ये बताइए। जब आपके अंदर आपकी और सरकार और मजदूरों हाँ, के बीच जब बिल्कुल। विश्वास का अभाव हुआ, तभी तो वो पलायन कर रहे हैं ना, कोई शौक से तो कर नहीं रहा। मैं कहूंगा कि ये गवर्नेंस बिल्कुल, और फेलियर ये है। विश्वास का अभाव पहले जो है, ये यूपी, फेक बिहार न्यूज़ की जो सरकारों फैलाते का हैं, गवर्नेंस उनको फेलियर पकड़ के था। सीधा जी, ओके, ऑलराइट। बीरेन जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई बीरेन जी, आज क्या अपडेट है उत्तर प्रदेश से? और अभी भी ये माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम को एड्रेस ठीक से नहीं किया जा रहा, तब तक ये क्वारंटाइन वाला भी इशू आ गया कि क्वारंटाइन सेंटर्स में जिस तरह की परेशानियां, खाने पीने के कष्ट हो रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, विचलित हैं। 60 रुपये में नाश्ता, खाना, लंच, डिनर, चाय, सब कैसे? मतलब देखिए, ये बात सही है कि लगातार मजदूरों ये कैदी को को भी ज्यादा ट्रेनों क्या द्वारा मिलता है? लाया जा रहा है। और ये काम अगर हम चाहते तो मार्च में भी कर सकते थे, जब हमने जनता कर्फ्यू लगाया था, और उस समय ये डिमांड आई थी कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग प्रवासी हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको लाया जाए। लेकिन ये निर्णय नहीं बना, और जब व्यवस्था चरमराई तो फिर ये सब सिस्टम शुरू हुआ। अब ये समस्या ये है कि ब्रजेश जी, अगर गाय को खिलाना है तो दारू पर टैक्स लगाओ, आदमी को खिलाना है तो दारू पर टैक्स लगाओ। गाय के लिए 40 रुपया था, आदमी के लिए 60 रुपया है। सुबह शाम कौन सी वो कला है जो सुबह शाम का भोजन और नाश्ता और हाथ धोने का साबुन सब 60 रुपया में दे दे? शायद ये कला इससे पहले इस देश में विकसित नहीं थी। हालांकि इस देश में, अच्छा, उसमें भी ठेकेदार का कमीशन, वो एक अलग समस्या है। ठेकेदार का कमीशन और अफसर का भी, हाँ, और नेताजी का भी। तो तमाम सारी चीजें हैं। अच्छा, आज लेकिन- मुझे आप बता रहे थे कि शराब की दुकानों पर ये भीड़ गायब हो गई अचानक से, क्या हुआ ये ऐसा? ये भारत देश में ये होता है कि पहले दिन ही हम सारी चीज़ें लूट ले, हो सकता है ना मिले। तो पहले दिन जिस तरह से शराब की अंधाधुंध खरीद हुई, उसके बाद आज तीसरे दिन एक तो दाम बढ़ने का भी असर है, 400 रुपये बोतल दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से शराब की दुकानें खाली हैं। माल भी काफ़ी उठ चुका है, पीछे से माल आना भी शेष है, लेकिन जो माल दुकानों पर है वो खरीदार उसके अब कम हो गए हैं। तो सरकार ने जो युक्ति अपनाई थी, जो सोचा था, शायद उतना राजस्व सरकार को ना मिल पाए जी। और सरकार के द्वारा कहा जाए तो ये चूक हो सकती है। ये ब्रजेश जी आज चौथा जिला है जिसने 200 की संख्या पार की है यूपी में। अभी तक यहाँ पर आगरा था, कानपुर था, लखनऊ था, मेरठ, ये सब 200 के ऊपर चल रहे थे। आज नोएडा भी इसमें जुड़ गया है। नोएडा में 202 मरीज हो गए हैं। इसके अलावा लखनऊ का जो कैसरबाग इलाका है, जिसमें मछली मोहल्ला है, उसको सीज किया गया है। यहाँ पर 7 और मरीज आज पाए गए हैं। तो ये अपडेट है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारत में 53,000 मरीज करीब प्रभावित हैं कोरोना से, तो उसमें 15,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये 53,000 उनको जोड़ के है, अन्यथा ये 38,000 के करीब संख्या आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये दोष सरकारों को देना और ये सब करना, हमारे पास समय था जब चाइना में वायरस फैला, जब इटली गया, अमेरिका गया, भारत बहुत कुछ कर सकता था, शायद इंतजार होता रहा। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस देश में ये बात कही गई है कि आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का भी जीवन महान नहीं बन सकता। हमारे देश में चाहे जो सरकारें हों, उनको इन मानदंडों पर खरा उतरना होगा। और यही वजह है कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर माना गया है, जहां जनता अपने राजा से सवाल पूछ सकती है, उसके काम की आलोचना कर सकती है और उसको सलाह दे सकती है। लेकिन पता नहीं ये प्रवृत्ति अब धीरे धीरे
कम होती जा रही है। जी तो 4 लाइनें कहूँगा, जी क्योंकि व्यवस्था इसी लगातार चल रही है। ब्रजेश जी, अभी बात हो रही थी कि अमेरिका में बहुत लोग मरे, अमेरिका में और दुनिया में बहुत सारे लोग मरे होंगे, वहाँ डॉक्टरों की हो सकता है कमी हो, इक्विपमेंट ना हो पाए हो, या और भी तमाम मेडिकल सुविधाओं की कमी हो। भारत एक संघर्षशील देश है, इम्यूनिटी से भरपूर देश है, ऐसा नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ ब्रजेश जी कई मरीज तो ऐसे हैं जो डॉक्टर को खुद इलाज बता दें, इतना जानकार हैं। यहाँ डॉक्टर इलाज बतावे मरीज को, उससे ज़्यादा समझदार यहाँ मरीज हैं। बहरहाल सही कह रहे हैं, हर दूसरा आदमी तो यहाँ एक नुस्खा लेके घूम रहा है। बहरहाल 4 लाइन कहूँगा। कई बार डॉक्टर वैभव खन्ना अपनी तकलीफ बताए कि इन्हीं को मरीज इलाज बता रहा था, भाई ये आप बड़े परेशान हो गए। देखिए, सरकार चाहे 60 रुपया में भोजन कराए और चाहे 40 रुपया में, और लॉकडाउन का जिस तरह से पालन हो रहा है आप देख रहे हैं, पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब बिकेगा, दारू बिकेगी। अब कल से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इकाइयाँ भी सब खुलेंगी और मोबाइल की दुकानें और शॉप ये सब खुलेंगी। तो सरकार धीरे धीरे खोले या एक साथ खोल दे जी, लेकिन अब जो इस देश को ये माना जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं लगाया, बिना लॉकडाउन के अपने लोगों की समझदारी से बचत, हमें भी समझदारी दिखानी होगी। सरकार के लिए ये कहूँगा, पर हमारे लिए हर बात पे आदर्श पाकिस्तान क्यों हो जाता है भाई? चीन को रखिए, अमेरिका रखिए, यूरोप रखिए, रूस रख लीजिए, ये हर बार हम पाकिस्तान को ही क्यों पकड़ लाते हैं? पाकिस्तान ने एक चीज़ तो ये दिखाई कि भाई हम तेल के दाम ज़्यादा घटा सकते हैं भारत से, हम कंगाल हैं, हम दिवालिया हैं, लेकिन हम अपनी जनता पे बोझ नहीं डालेंगे, हम शराब नहीं पिलाएंगे। जब चुनाव होता है तो कहा गया था, यूपी वालों बताओ शराब बुरी चीज़ है कि नहीं बुरी चीज़ है, शराब पिलाने वालों को हटाना है कि नहीं हटाना है, तमाम सारी बात है जी। चलिए। 4 लाइन जी। संसद भी तुम हो, सरकार भी तुम ही हो, और मुवक्किल भी तुम हो, पैरोकार भी तुम ही हो, और तुम्हें चुनौती देकर जूझना व्यर्थ सा ही है, क्योंकि राह के लुटेरे भी तुम ही हो और पहरेदार भी तुम ही हो। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे और कोरोना वायरस के इस बढ़ते दुष्प्रभाव पर चर्चा करेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थितियां, हमारे रिकवरी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, संक्रमण किस तरह से फैल रहा है, और सबसे बड़ी चिंता है कि उत्तर प्रदेश में सब्जी मंडियां कोरोना वायरस की मंडी बन रही है। कैसे बन रही है, ब्रेक के बाद बताएंगे। सब्जी वालों से ज़रा आपने सावधान रहना है। मैं पिछले 1 महीने से समझा रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, लेकिन वो लोगों को बात समझ में नहीं आ रही और उसका नतीजा आप देखने को मिल रहा है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सब्जी वालों ने क्या कांड किया है। ब्रेक के पहले मैं आपको बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में सब्जी मंडियां किस तरह से कोरोना वायरस को फैलाने की मंडियां बन गई हैं। उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में 62 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें सब्जी बेचने वाले, सब्जी का थोक व्यापार करने वाले और आढ़तिया ये कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। ये मेरठ में है, ये आगरा में है, ये शामली में है, ये हापुड़ में है और ये लखनऊ में भी है। ये वो लोग हैं जो ठेलों में सब्जियां बेचते हैं, ये वो लोग हैं जो बाज़ार में सब्जियां बेचते हैं, आपके मोहल्लों में, आपके घरों के आसपास ये सब्जियां बेचते हैं। इन्हें खुद नहीं पता था कि इन्हें कोरोना हुआ है। जब सिम्टम्स आए, ये बीमार हुए, इनकी जांच हुई, तब पता चला कि ये बहुत लंबे समय से लॉकडाउन के अवधि में ये सब्जियां बेच रहे थे। अब कल्पना करिए कि इन्होंने कितने लोगों को सब्जियां बेची होंगी, किन किन घर में सब्जियां बेची होंगी। सब्जी बेचने वाले कोई रिकॉर्ड तो रखते नहीं कि आज मनीष जी के घर में दिया, कि आज मेरे घर में दिया, या आज वैभव खन्ना जी के घर में दिया, कहाँ दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि तमाम चीज़ों पर हमें बड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात सही है कि कोरोना वायरस की एक बड़ी लड़ाई हम लोग आगे निकल चुके हैं। एक छोटी सी भी चूक हमारी समाज के लिए
बड़ा खतरा उत्पन्न कर देगी। लिहाजा थोड़ा सब्जियों से परहेज करें या कोई तरीका इसका निकालें कि आपको इस तरह से जब तक सर्टिफाइड ना हो, और प्रशासन को भी चाहिए कि उन सभी लोगों को कोरोना वायरस की पहले जांच करें, एनओसी दें, एक सर्टिफिकेट दें, तब उनको सब्जी बेचने के लिए अधिकृत करें, क्योंकि ये सब्जियां बड़ी तादाद में हमारे प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलाने का एक मीडियम बन गई हैं। ये सब्जी मंडी दरअसल कोरोना वायरस के स्प्रेड का सेंटर हो गया है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो आप किसी से सब्जी ले रहे हैं तो थोड़ा आपको होशियार होना है और सतर्क रहिए, क्योंकि सब्जी खाने का ये जो आपका शौक़ है ये बड़ा भारी पड़ेगा। अब मनीष जी बताएंगे कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी सब्जी मंडी में लोग हैं या जो भी सब्जी बेचते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। मनीष जी। देखिए, ठीक है, एक बात तो विजय जी, ये बात तो मैं कहूँगा जरूर कि जब से कोरोना के विषय में हम आप डिबेट करने आए हैं, एक दाल चावल खाइए, सब्जी और बाहर की चीजों को मत लीजिए। और निश्चित रूप से लखनऊ से लगाए विभिन्न जगहों पे सब्जी विक्रेताओं में ये लक्षण पाए गए हैं, और हम इस बात से हम भी सहमत है कि सब्जी जो लोग बेच रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और एनओसी मिलने के बाद ही बेचें, क्योंकि जो परंपरागत सब्जी बेचने वाले हैं उसके अतिरिक्त ढेर सारे लोग जो विभिन्न काम और करते थे आज सब्जी बेचने के काम में आए हैं। उनका कारण जीवकोपार्जन हो सकता है, लेकिन किसी के जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। दूसरी बात देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि माइग्रेंट लेबर की बात हो रही है। केंद्र सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने उद्योगों को खोलने का फैसला लिया है, और उसको दृष्टिगत रखते ही केंद्र सरकार ने 85% ही टिकट का मूल्य देने का फैसला किया कि जहां से ट्रेन शुरू हो रही है वो राज्य 15% का वहन करे और वही लिस्ट जारी करें। और आप और हम सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा लेबर कहां से वापस आ रहे हैं, मुंबई से, दिल्ली से। और हमको लगता है कि वहां की राज्य सरकारें इस मामले में जरूर विफल नहीं है कि वहां के आप गुजरात भी थोड़ा मेंशन कर दीजिए। गुजरात भी मेंशन कर जी, गुजरात भी, हाँ, गुजरात है, राजस्थान है, केरल है जी। तो यहाँ से ज्यादा मात्रा में मजदूर वापस आ रहे हैं। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा इसमें महाराष्ट्र है, और केरल से शिकायत आई थी कि वहां के लोगों से किराया लिया गया। शैलेंद्र जी बैठे हैं, हमको लगता है कि श्रीमती सोनिया जी के बयान के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, और मैं ब्रिजेश जी कभी कड़ा बोलने का पक्षधर नहीं रहता, लेकिन 3-4 दिन पहले सोनिया जी ने जो बयान दिया है उनकी सोची समझी रणनीति थी। अपने राज्य सरकारों को नए सजेशन देकर उन्होंने बयान दिया, जिससे मजदूरों में भगदड़ की स्थिति आई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह बात शोभा नहीं देती, कम से कम उनको जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार है, बताइए मनीष जी, उन्होंने क्या बयान छत्तीसगढ़ छोड़ के उन्होंने बयान क्या दिया, बताइए मनीष जी, बताइए उन्होंने बयान क्या दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार मनीष जी, उन्होंने बयान क्या दिया, बताइए ना। उन्होंने बयान क्या दिया है, उन्होंने झूठा बयान दिया, क्या दिया बताइए ना, भ्रमित करने वाला बयान दिया। बताइए ना। शैलेंद्र आप पूछिए, आप भी पैसा लिया जा रहा है, आप बताइए पैसा ना। किसने लिया, कांग्रेस की सरकार ने लिया। राजस्थान में किसकी सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, केरल में आप प्रमोटर हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे दायित्व को सारी शर्म कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं आनी चाहिए कोई शर्म, बयान देने चाहिए। नहीं, इस तरह के सारी शर्म जो है वो कांग्रेस को आनी चाहिए। शर्म का सारा ठेका कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी ना वो शर्म करेगी, ना वो सच बोलेगी, वो केवल चंदा लेगी, केवल 900 करोड़ का कार्यालय बनाएगी और लोगों को परेशान करेगी। अभी आपने कहा सब्जी को लेकर के, तो उस पर उनका जाकर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अरे उनका इलाज करिए, सब्जी मंडियों में जाकर के, अभी तक आप मशीन नहीं लगा पाए हैं, उनकी व्यवस्था करिए। आप गुमराह कर रहे हैं खुद लोगों को, और बता रहे हैं कि शर्म हम कहें। अरे शर्म आपको आनी चाहिए, आपकी सरकार है। 15 लाख रुपए आप देने वाले थे, आज मजदूरों को दीजिए। 15 लाख नहीं चाहिए, 5 लाख दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए। आप नहीं दे पा रहे हैं, केवल आप जनता आपकी कलई को समझ चुकी है। 15 लाख रुपए वाली कलई आज खुल रही है, आप उसको 1 लाख दे दीजिए। मजदूर को 2 टाइम खाना नहीं दे पा रहे हैं, 15 लाख देने की बात कर रहे थे आप वही लोग हैं जो हवाई जहाज में मजदूरों को उड़ा रहे थे, वही लोग हैं, वही लोग हैं
हर जो आपदा में मजदूरों को किस तरह हवाई से जहाज में कांग्रेस उड़ा की रहे सरकार थे। जब जहाँ रही है, अगर आप लोग तसल्ली रखें, एक सेकंड मनीष जी, राजस्थान में आपने मजदूरों के साथ कहा जो आपने पाप किया है राजस्थान में ना, आपने इस कहा पाप की श्रमिकों सजा को आपको ले नहीं मिलेगी, सकते। उत्तर बराबर प्रदेश के मिलेगी। श्रमिकों को इसी धरती पे महाराष्ट्र में मिलेगी, भोजन परेशान नहीं मत दे अरे होइए। कोई पिक्चर थोड़ी चल रही, डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे मैं हैं। बता रहा हूँ आपको, शोले नहीं इस चल पाप रही की भाई, सजा एक सेकंड रुक मिलेगी। जाओ, एक सेकंड, ब्रजेश तसल्ली जी, तसल्ली मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में तसल्ली, की एक सरकार है और उत्तर सेकंड, प्रदेश ओके, के श्रमिकों सबका को नोट, भोजन नहीं मुहैया हो पा रहा। अरे आप किराया जो जर्मनी लोग आती सुनिए, है, आप जर्मनी लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप लिस्ट मैं नहीं दे पा यहाँ- रहे हैं, आप लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं जो बकाया जिनका किराया है, शैलेंद्र मांगा गया तिवारी लिस्ट जी, नहीं दिया आपने अभी तक। सब्जी मंडियों आपने को लिस्ट नहीं लेकर दी है। हर आप राज्य की सब्जी मंडी में सरकारों आपने ने अभी जो तक लापरवाही एक दिखाई सेकंड, है एक सेकंड, वो बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष को कोई मुद्दे पर तालमेल तो किया? सब्जी मंडियों को लेकर राज्य सरकारों ने जो लापरवाही घमंड और दिखाई है, अभिमान से किसी चल भी रहे हैं। राज्य की हो, आपने कहीं वो बहुत तालमेल किया? निंदनीय है। कहीं चाहते सरकार ने तो तालमेल उस किया पे विपक्ष के काबू पा साथ? सकते थे ये कहीं लोग, कुछ किया? पर इन कुछ लोगों नहीं को किया आपने। राजनीति से एक सेकंड, फुर्सत शैलेंद्र नहीं जी, है, शैलेंद्र जी, काबू पाए। बतौलेबाजी नहीं चल रहा है। ओके शैलेंद्र जी प्लीज वेट। आप लोग कोई भी राज्य सरकार हो, सब्जी मंडियों को लेकर आप लोगों ने लापरवाही की है, बहुत बड़ी लापरवाही की है। अगर कोई भी राज्य सरकार चाहती तो सबसे ज्यादा जो है आज मंडियों से ही कोरोना फैल रहा है, अगर चाहती तो उसपे नियंत्रण पा सकती थी, ठीक बात है। लेकिन ये उनका फेलियर है। अब उनके फेलियर लोग क्यों भुगते, हम लोग आम लोग क्यों भुगते? तो ये मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगी कि पहले तो आप अपने वहां जितने भी आर्थी हैं उनका टेस्ट करवाइए, जो भी आए उसको हाथ सैनिटाइज और मुंह पे मास्क लगाओ। और मेरी जनता से भी अपील है कि वो लोग उसी सब्जी वाले से सब्जी लें जिसने मास्क भी पहना हो और हाथ उसके मतलब सैनिटाइज किए हुए हो या ग्लव्स पहने हुए हो। चलिए ग्लव्स ना भी पहने लेकिन मुंह पे मास्क जरूर लगाओ। दूसरा, सब्जी जब घर आए तो उसको नहीं, मुझे 24 एक बात घंटे के बताइए, लिए एक 18 बात घंटे के बताइए। लिए कुछ ऐसी सब्जी होती है जिन्हें सब्जी तो हम क्या ऐसी चीज डेटोल है या किसी कि अगर आप तरीके से, नहीं खाएंगे तो आपका जीवन का डिटर्जेंट संकट से है? धो सकते हैं, शालिनी लेकिन जी, बाकी कुछ शालिनी जी, एक सब्जी सेकंड, सब्जी क्या एक ऐसी चीज है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा बिल्कुल जीवन ऐसा संकट है में कि नहीं भी खाएंगे तो बिल्कुल रह मत सकते खाओ भाई, हैं, संकट है, परेशानी है, खिचड़ी खा लो, दाल चावल खा लो। लेकिन क्योंकि सब्जी सस्ती होती है तो आप देखिए मजदूर वर्ग के लोग ज्यादातर सब्जी ही लेते हैं। मैं इसमें कुछ कहना क्योंकि चाहूंगा। मजदूर वर्ग ओके, आर.एम. इतना श्रीवास्तव पैसा साहब नहीं को है। होता, वो यस, आर.एम. सब्जी श्रीवास्तव खरीदते साहब को है। हैं। कुछ कहना आप देखिए चाहूंगा। जितने भी ओके, यस, मजदूर आर.एम. वर्ग के श्रीवास्तव लोग साहब होंगे, को है। वही सबसे ज्यादा सब्जी मंडियों ओके। में जाते हैं। देखिए शैलेंद्र, एक ऐसा सेकंड है रुक कि जाओ, शैलेंद्र, ये नगर निगम को और हम लोगों को 3 कदम उठाने चाहिए। पहला तो नगर निगम को सारी सब्जियां सब्जी मंडियों में सैनिटाइज कर देना चाहिए सुबह सुबह ही। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे विक्रेता हैं, जो क्रेता जो आ रहे हैं, उनका कैंप लगा के कोरोना टेस्ट हो जाए, आसानी से हो सकता है रोज़। और तीसरा, हम सभी लोगों को पोटेशियम परमैंगनेट नगर निगम को घर घर बांटना चाहिए कि साहब वो बाल्टी में घोल के रख लें, सब्जी बनाने के पहले उसको डुबो लें। सभी लोग अपनी तरफ से एहतियात से सब्जी खरीदते तो हैं, लेकिन किसी को नहीं पता रहता। तो पहला, सब्जियां सैनिटाइज होनी चाहिए, जैसे गाड़ियां और सब वाहन सैनिटाइज हो रहे। दूसरा, क्रेता विक्रेता का टेस्ट होना चाहिए वहीं पे कैंप लगा के। और तीसरा, नागरिकों का कर्तव्य है कि पोटेशियम परमैंगनेट बाल्टी में घोल के रखें जिससे कि वो खाएं। जहाँ तक माइग्रेंट लेबरर्स की बात है, ये गवर्नेंस फेलियर है। यह तो उनको वहीं पे ही खाना देना चाहिए, मुफ्त में देना चाहिए। बाढ़ के समय हम लोग देते हैं, देते रहे हैं, वो खजाना भरा हुआ है हमारे पास गल्ले का, हमारे पास पैसे का खजाना भरा हुआ है, उनको हम दे सकते हैं 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये खर्चा चलाने के लिए दे सकते हैं। नहीं दे रहे हैं, ये हमारा गवर्नेंस फेलियर है। गवर्नेंस फेलियर इसलिए है कि हम अपने लोअर ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास नहीं करते। हम समझते हैं कि जैसे ही हमने पैसा दिया, जैसे ही हमने इनको गल्ला दिया, ये सब उसको बेच खाएंगे और सही आदमी तक पहुंचने नहीं देंगे। यह कठोर निर्णयों का वक्त है। हमें माइग्रेंट मजदूरों को वहीं रोकना पड़ेगा, उनको खाना पीना, खाने पीने की चीज़ें, हमें पैसा, इलाज वही मुहैया कराना पड़ेगा। बाढ़ के समय, सूखे समय हम लोग कराते रहे हैं। एक और समस्या आपके समझ आने वाली है। पुराने ज़माने से सुनते अभी रहे तक तो हैं आपने कि साहब कब घरेलू रिवर्स माइग्रेशन देखा है। आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट और वहाँ से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, वो थोड़ा चिंता का स्तर बढ़ा रही हैं। वो बता रही हैं कि खाड़ी देशों में जो लाखों लोग भारत के काम करते हैं, वो अब वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन देशों में भी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ भी काम धंधा रोजगार जा रहा है। लाखों लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है कि वो खाड़ी देशों से आना चाहते हैं। यूरोप से, अमेरिका से, दुनिया के दूसरे मुल्कों से तमाम वो भारतीय जो काम करने गए हैं, अब वो अपने मुल्क लौटना चाहते हैं।
ये आपका एक नई विपदा आपके समक्ष आ रही। और ये जो आपका फॉरेन फंड आता था, जो विदेशों से पैसे आते थे, वो भी प्रभावित होंगे। और इनको आप जो आ रहे हैं, इनको क्या काम देंगे? मैंने पहले ही कहा कि ये गवर्नेंस फेलियर है। जब ये यहाँ से माइग्रेट किए, क्यों इसलिए माइग्रेट किए क्योंकि उनके लायक यहाँ पे काम नहीं था। हमने उनको माइग्रेट करने में सुविधा प्रदान करी क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। अब वो यहाँ पे आएंगे। यह भी ध्यान रखने की बात है कि गर्मियों के वक्त में, मानसून के वक्त में कोई काम नहीं होता, सिवाय मानसून के समय खेती का काम हो जाता है, बाकी सारे काम रुक से जाते हैं। तो वो तो अगर वो यहाँ पे आएंगे तो भी उनके सामने रोजी रोटी की समस्या तो होगी ही। इसमें भारत सरकार बड़ा अच्छा कर रही है, बुला रही है, लेकिन यह मुझे राजनीतिक दबाव में लिया गया। ये सब्जी मंडियों से कोरोना का फैलना ये बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नागरिकों को क्या एहतियात बरतना है? सरकारों ने क्या करना चाहिए? ब्रजेश जी, ऐसा है कि हम लोगों को व्यवहारिक काम करना पड़ेगा। ये व्यवहारिक आज तारीख में नहीं है। जब व्यवस्था लोग अभी खाना नहीं दे पा रहे हैं तो टच कैसे करेंगे? मेरा सुझाव कुछ बड़े क्लियर हैं। पहली चीज़ कि अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो मास्क लगा के जाओ, और अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हो तो चांसेस अपने आप बहुत कम हो जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तब भी। ये पहली बात। दूसरी बात, सब्जी पकाने से कोरोना नहीं फैलता है, उस आदमी से फैल सकता है जो आदमी कैरियर है। तो सब्जी आप खाएं, क्योंकि सब्जी इज़ नरिशिंग डाइट। अगर आपको लड़ना है कोरोना से तो अच्छे फ्रूट्स और हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मैंने आपसे भी कहा था कि जो मजदूर लोग हैं, हम उनको पूड़ी आलू खिला रहे हैं, ना खिलाएं। हम सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि उन लोगों को नरिशिंग डाइट दें। मैं तो सोच रहा हूं कि बाजार से नहीं, आपके घर से सब्जी हर महीने कम से कम, मेरे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ब्रजेश जी, आप भी खाइए सब्जी, आप भी खाइए, हम भी खाएं। हाँ, धो के साफ सुथरी खाएं। सब धोते हैं, ज्यादातर लोग धोते हैं। और डिस्टेंस रखें और मास्क लगाएं। वो भी मास्क लगाए जो बेच रहा है, तो अपने आप समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और ब्रजेश सुनिए, अब हमको इकोनॉमी ठीक करनी है, वो थोड़ा रिस्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं शुरू करेंगे, वो भी सर श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, वो अच्छा तरीका है कि वो अगर मिल जाए तो उससे धो लें और सोल्यूशन। लेकिन सब्जी खाएं ज़रूर, श्रीवास्तव जी भी खाएं, क्योंकि इनकी उम्र है और इनके लिए सब्जी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दाल से काम नहीं बनेगा, फ्रूट्स भी खाएं और सब्जी भी खाएं, धो के खाएं। तो हमारा 2-3 बातें थी। मजदूर को, आपको हर मजदूर की फैमिली को 5 से 10 हज़ार रुपये हर महीने देना पड़ेगा। या तो काम दीजिए या पैसा दीजिए, उसके और कोई सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड थिंग ये है कि हम लोगों को, उनको अगर वो आना चाहते हैं तो हमको ट्रेन चालू करनी पड़ेंगी और उनको अलाइए और उनको उनकी व्यवस्था कीजिए। क्वारंटाइन कब तक करेंगे आप? मुझे डर लगता है ब्रजेश जी, अगर आपको कोई कहे कि 2 हफ्ते के लिए भेज देंगे, शायद आप भी डरें, हम भी डरें। नहीं, मैं तो पहले से डरा बैठा हूं। तो हम लोगों को अवॉइड मैं तो पहले दिन से एहतियात बरत रहा हूं। मैं तो मनीष जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो इनको हमेशा समझाता रहता हूं फोन करके। फैसला है। अच्छा, पर ये निकलते नहीं है घर से, ये बहुत समझदार आदमी है। मजदूरों को प्यार से समझा के उन्हें अगर वो आना चाहते हैं, पेट भर खाना देकर उन्हें वही रोका जा सकता है, उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। You cannot force। हाँ, अच्छी बात है। आना तो सारे सर पैनिक, लेकिन उनको 2 महीने हमने पैनिक हो नहीं रखा किया, है, तभी आ रहे हैं। उनके अंदर ओके, पैनिक मनीष हो जी के रखा पास है। चलते हैं। आना मनीष तो जी, एक सभी बात बताइए, चाहते हैं, लेकिन दो उन्हें महीने प्यार अभी से तक आपको समझाना डोमेस्टिक रिवर ये हर हाईवे राज्य आ रहे हैं, सरकार की जिम्मेवारी अब है कि फॉरेन उन्हें से भी प्यार लोग लौट रहे हैं। समझाएं। वो भारतीय जो काम करने के लिए अरब देशों में गए हैं, ईस्ट एशिया के देशों में गए हैं, यूरोप में गए हैं, तो ये अमेरिका में गए हैं, ये ये सब प्रॉब्लम अब है वापस ना। लौटना ये चाहते हैं। समस्या तो अगर करोड़ों फॉरेन लोगों से की यहाँ तादाद है, आ नहीं काम जाएंगे, कैसे देंगे इंडिया आप? वाले भी मनीष जी, इधर-उधर से चले 1 मिनट, नेहा जी, तो नेहा जी काम प्लीज कैसे वेट। खुलेगा? नेहा जी प्लीज वेट। यस मनीष जी, जी। देखिए ब्रजेश जी, एक बात हम कहना चाहेंगे। अभी प्रवासी और मजदूर की बात हो रही है। सरकार की मंशा है कि प्रवासी मजदूर वापस आए, इसको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जिनको बहुत आवश्यक होगा, एकदम जरूरी है, उन्हीं को आने की व्यवस्था करने के पक्ष में है। क्योंकि जो उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं उनके लिए भी उनकी आवश्यकता है। लॉकडाउन के नियमों का पालन हम करना चाहते हैं। हाँ, जिनके लिए बहुत आवश्यक है लौटना, उनके लिए श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। और ये जहां से अब ये जो आ रहे हैं, वो काम क्या तय कर दोगे? रही है। काम क्या दोगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया देखिए, ना। मैंने पहले ही कहा ना,
ब्रजेश जी, दो चीजें कहा। काम हम मनरेगा में इस चीज को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते कि लोग वापस आए, जो बहुत आवश्यक है वापस आ रहे हैं। आपको देंगे ध्यान मुझे होगा भाई, कि जीता जॉब जागता कार्ड स्मारक बनाना- जो बताया गया जॉब था, कार्ड बनाना हमने शुरू किया है। जो जीता जागता देखिए, शैलेश स्मारक जी, था आप तीसरे ब्रजेश पद पर भाई, होइए, सबसे ज्यादा उसी में पेरोल काम देना पड़ेगा कांग्रेस की मजदूरों को। सरकारें रही हैं। ओके। सबसे ज्यादा वापसी मजदूरों की, श्रमिकों की उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र, राजस्थान से हो रही है। ओके शैलेंद्र तिवारी, हो रही अब है। ये लोग जो काम आ रहे हैं, जो लौट रहे हैं लाखों की तादाद में, शैलेंद्र, इनको काम क्या मिलेगा? देखिए, सरकार की मजबूरी होगी, इनको अब मनरेगा में ही काम देना पड़ेगा। वही मनरेगा जिसको देश के प्रधानमंत्री सशक्त, मजबूत और देश 5 रुपए में तो विश्व में भोजन सबसे कराते मजबूत थे। प्रधानमंत्री जो बता रहे जो- थे कि मनरेगा हाँ, जीता CWG जाता वाले। स्मारक है, तो उसी स्मारक के माध्यम से CWG वाले। इन मजदूरों का भला होगा। उसी स्मारक के CWG माध्यम वाले। से नहीं, नहीं, मजदूरों को मनरेगा से पैसे दिए सबको गए। काम नहीं मिलेगा ना नेशनल हेराल्ड भाई। वाले। एमएसएमई काम किया सेक्टर जाएगा। है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, देखिए इन ब्रजेश सबको भाई, काम कौन देगा? देखिए, इन सब में भी ब्रजेश तो काम जी, आपने कराना मैंने पड़ेगा ना। जैसे पहले इनकी मदद कॉन्ट्रेक्चुअल में सरकार कहता नहीं हूं करेगी। सरकार कि तो अभी कांग्रेस हताशा सरकार और कुल निराशा मिला के में पूरी तरह कोरोना से जैसी जनता विदिशा के में भी ऊपर दबाव बनाना राजनीतिक चाहती है। चाल मध्यम चल वर्ग रही के है। परिवार के लिए क्या किया मजदूरों इन्होंने, को भड़काने गरीबों का के लिए क्या प्रयास किया जिस तरह से इन्होंने, सोनिया जी ने बतावें। किया, देखिए, उसी तरह की जनता भाषा आपके टैक्स चैनल देगी, पे शैलेंद्र जनता जी बोल रहे हैं। मदद करेगी, जनता चंदा देगी, हम- जनता किराएदारी हाँ। नहीं लेगी, जनता सब कुछ आप करेगी उद्धव ठाकरे और जी से सरकार नहीं बैठ कहेंगे, करके आप ताली अशोक बजाएगी। गहलोत से नहीं कहेंगे। सरकार बैठ उत्तर करके ताली प्रदेश बजाएगी में और एक टैक्स मजदूर वसूलेगी। माइग्रेट करके वापस अभी नहीं जा इन्होंने रहा है। पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स लगा दिया। इस सस्ते हाल में, मध्य हाल ब्रजेश में जी, ये स्थिति ब्रजेश बनी है। जी, देखिए, शर्म सबसे आनी ज्यादा चाहिए उत्तर पेरोल प्रदेश सरकार कहाँ की को। सरकार शर्म है? आनी चाहिए ऐसे लोगों को महाराष्ट्र जो की है, जहाँ आदमी दबाव कांग्रेस बना रहे हैं भागीदार जनता है। पर, राजस्थान जनता पर की प्रभाव बना सरकार रहे है, चाहे हैं। ये सरकार गलत में बात है। है। मुझे केरल लगता में है चाहे कहीं न कहीं प्रमोटर है पूरी तरह सरकार से के। जनता के साथ, मध्यम वर्गीय परिवार के साथ नहीं, देखिए- बेईमानी है। देखिए, बहुत अमित भाई दुर्भाग्यपूर्ण समझिए, है। आप भी सोनिया कोई जी बहुत ने घमंड जो- नहीं है, राज्य- मध्यम वर्गीय भ्रम परिवार पैदा से किया है, हैं, उनके बारे में बात उसको- करिए, उससे- उनके लिए ओके, सोचिए। धन्यवाद, जनता धन्यवाद, समझ धन्यवाद, रही है। धन्यवाद। श्रीमती उनकी सोनिया जी ओके। को माफी मांगनी All right. चाहिए। आप सभी, ब्रजेश जी, हाँ ये जी ठीक है, 10 सेकंड बोलिए नेहा जी। ब्रजेश जी, Go मैं ahead. सोनिया यहाँ जी को छोटी सी माफी बात मांगनी कहना चाहिए। चाहूंगी। Yes, please, ब्रजेश please, जी, को भड़काने का काम उन्होंने पेट्रोल और एक डीजल सेकंड, आप के दोनों दाम लोग शांत हो बढ़ा जाएं। के जरा मैं नेहा जी की एक केंद्र सरकार बयान ले ने लूं। जो जी, बोलें। गलती करी है, ये गलत बात है। एक तरफ आप रिक्वेस्ट करते हैं, केंद्र सरकार की ये गलती है जो वैट बढ़ाया उन्होंने पेट्रोल डीजल पे। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से राज्यों ने कहूंगी, बढ़ाया, क्यों? राज्यों ने। क्योंकि एक तरफ केंद्र राज्यों ने सरकार बढ़ाया, अपील मैडम, कर जरा रही देख है लीजिए, समझ कि लीजिए। जो भी लोगों के यहाँ कारखानों में मजदूर राज्यों हैं ने उनको बढ़ाया तनख्वाहें वैट। दे, इन्होंने उनको तो एक्साइज तनख्वाहें बढ़ाया। दे, राशन दे। अरे आपने और एक्साइज दूसरी बढ़ाया, तरफ वो भी तो सरकार बता दो। ऐसे रेट अगर बढ़ाएगी तो बताएंगे। लोगों का विश्वास वो कम बताएंगे। होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, एक्साइज थैंक यू, बढ़ाया थैंक यू, है, थैंक यू, थैंक यू, एक्साइज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, बहुत कठिन वक्त है। इस कठिन वक्त में एक समाज के तौर पर हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। इस दौरान हमको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हाथ लगातार धुलते रहना चाहिए। कोशिश करें कि जब तक बहुत आवश्यक काम ना हो तब तक घरों से ना निकलें। लॉकडाउन भले ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं, लेकिन अभी लगातार नियमों का पालन करिए, क्योंकि आप जिन शहरों में मौजूद हैं वहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण है और पहले की रफ्तार में ये ज़्यादा तेज़ी से भी बढ़ रहा है। लिहाजा अब सतर्कता बहुत ही विशेष आवश्यकता बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।